गुड इवनिंग सभी लोगों को जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था। कल हमने बात किया था कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, बाइनरी सोल्यूशन किसको कहते हैं, सोल्यूशन हम किसे कहते हैं, सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। और हमने बात किया था कि हमारा जो भी इस चैप्टर में जो सोल्यूशंस के बारे में डिस्कशन होगा वो बाइनरी सोल्यूशंस होंगे। बाइनरी सोल्यूशंस का मतलब ये होता है जिसमें दो कंपोनेंट हो। अब वो दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट आपका हो जाएगा सॉल्यूट और दूसरा आपका कंपोनेंट हो जाएगा सॉल्वेंट। फिर हमने बात किया कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग टर्म्स हैं, जिसमें पहला जो टर्म है हमारा वो है मोलारिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं। फिर एक टर्म आता था मोलालिटी, ये दोनों हमने कल डिस्कस कर लिया था, मोलारिटी और मोलालिटी। मोलारिटी और मोलालिटी का हमने डेफिनेशन पढ़ा था। मोलारिटी का डेफिनेशन पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि ये केजी में था और ये लीटर में था। हमने ये बताया था कि मोलारिटी और मोलारिटी होता क्या है। आपको थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है, 1 मोल लेना है 111 ग्राम, उसके बाद उसको एक सोल्यूशन में डालना है, उसको मिक्स करना है, फिर उसके बाद उसको सोल्यूशन को करते करते 1 लीटर तक पहुंचा देना है। जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो नंबर 1 देखें, ज्यादा बेटर समझ में आएगा इन दोनों के बारे में। जो प्रैक्टिकल फील है वो फील आना शुरू हो जाएगा कि मोलारिटी और मोलालिटी होता क्या है। दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने बताया था कि मोलालिटी मेजर करना इजी है, मोलालिटी बनाना इजी है। और दूसरा ये है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फंक्शन है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड इसीलिए करता है क्योंकि ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। और आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा होगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलारिटी डिक्रीज करेगी, इसीलिए ये बेटर है। अगर आपको बोला जाए कि व्हाई मोलालिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलारिटी, तो आप बोलोगे मोलालिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलारिटी। इट इज बिकॉज मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। दैट इज व्हाई मोलालिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलारिटी। कल मैंने एक आपको और क्वेश्चन दिया था, मैं एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपने बनाया होगा। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ 250 ml ऑफ 0.6 मोलर HCl एंड 750 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl टू ऑब्टेन 0.25 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो आपको कितना मोलर वाटर लेना है, इसका आंसर आपको बताना था। इसका आंसर आपका कितना आया होगा? अगर जो लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो लोग अगर कंपेयर करेंगे तो इसका आंसर आया होगा 200 ml। इसका आंसर आया होगा 200 ml, जो क्वेश्चन मैंने कल दिया था। अगर आपको डाउट होगा इसका आंसर अगर आपको नहीं आया होगा तो मुझे बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। अब हमें आगे चल के बात करना है थर्ड कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो है मोल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे और एक लॉ आएगा जिस लॉ को कहा जाता है राउल्स लॉ, राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। उसमें चल के आपको ये मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको डिस्कशन किया जाएगा और मोल फ्रैक्शन वहां पर जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वेपर प्रेशर निकालने के लिए। तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? मोल फ्रैक्शन of a component in a solution, mole fraction of a component in a solution is equal to the ratio of number of moles of that component to the number of moles of all the components present in the solution। ये बच्चों आपका डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। मैं सॉल्वेंट को ए बोलता हूं, सॉल्यूट को बी बोलता हूं। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं, उसमें जितने कंपोनेंट्स हैं सबका अगर आप मोल फ्रैक्शन करिएगा तो दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर यहां पर 3 कंपोनेंट होते, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके पास 3 कंपोनेंट है, ए है, बी है और सी है, तो इसका भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी विल बी इक्वल टू 1। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। और अगर आपको मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। यानी कि ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, डिनोमिनेटर में ऑल द कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन लेना है और न्यूमरेटर में उसी का आपको नंबर ऑफ मोल लेना है जिसका आप निकाल रहे हो। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। उसी तरह अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ये डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन का। और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालना है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो अब हमें देखना है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहां लिख लेते हैं, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड ये नहीं करता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जैसा मोलालिटी था वैसे ही है। और इसके बारे में क्या बताया जाए, इतना काफी है बताना। मोल फ्रैक्शन जो है उसको अगर आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स, उसका नंबर ऑफ मोल्स लेना है। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, गिवन मास बाय मोलर मास। जितना मास वो दिया हुआ है उसको मोलर मास आपको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मिल जाएगा। उसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालना है तो उसका जो गिवन मास होगा डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास होगा। तो इस तरीके से आप उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो और आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। और मोल फ्रैक्शन जो होता है वो अलजेब्रिक सम, उसका जब अलजेब्रिक सम करोगे तो 1 आ जाएगा। चलिए इसका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। 20% C2H6O2 है, तो अगर हम लोग कंसिडर करें 20% का मतलब होता है 20% मीन्स 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बाई मास दिया है तो 100 ग्राम यूज करना पड़ेगा। तो अगर 20 ग्राम मास ऑफ C2H6O2 अगर 20 ग्राम है और 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो हम दूसरे वाले सॉल्यूशन को वाटर मान लेते हैं। सॉल्यूशन दिया है, कुछ नहीं दिया है तो वाटर होगा, तो हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, अब देखिए मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने से पहले हमें करना यह है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 निकाल लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 क्या होगा, इसका होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसका गिवन मास कितना है, 20 ग्राम है। अब मोलर मास कितना होगा इसका, C2H6O2 का मोलर मास क्या होगा
कार्बन 2 है तो कार्बन का होता है 12, 12 12 24, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन का होता है 8, 8 2 16, तो ये हो गया 30, 30 40, 46 नहीं 16 16 32, तो ये हो जाएगा 30 30 30 62, 62। इसको आप काटिए तो ये 10 बार में जाएगा, ये 31 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, गिवन मास इसका कितना है 80 है। वाटर का क्या होता है, वाटर का होता है 16 + 2 18, 18 हो गया। तो अगर इसको हम लोग काटे तो 40/9। अब आपको इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, निकाल दीजिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अरे भैया आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है C2H6O2 का, तो ऊपर आपको उसका नंबर ऑफ मोल्स लिखना पड़ेगा, नीचे क्या लिखना है, टोटल मोल सबका जितना सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्या क्या है, एक C2H6O2 है और एक वाटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना है 10/31, 10/31 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10/31 प्लस 40/9 हो जाएगा आपका। तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, इसको अगर हम लोग यहां पर कैलकुलेट करें तो अगर हम लोग इसको 30 बना दे, जैसे कि आपको पता है कैलकुलेशन के लिए हम इस 30 बना देंगे, तो अगर ये 30 हो जाएगा तो 1/3 तो करीब करीब 0.33 मान लेते हैं, 0.3 मान लेते हैं इसको। और 40/9, 40/9 को करिएगा तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 बचा, फिर 9 चौके 36 तो 4.44। तो यहां हो जाएगा, ये हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 0.3 डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस 4.4, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 4.7, 0.3 डिवाइडेड बाई 4.7 आपका आ जाएगा करीब करीब 0.068, 0.068 किसका आ गया मोल फ्रैक्शन C2H6O2 का। यहां आपको कैलकुलेशन करना है। अब देखिए आपके पास, आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो है सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है और दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 आएगा। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। याद करो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1। अगर दो है तो अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ B है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाएगा। दोनों का सम 1 है तो एक का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाएगा। तो यहां पर 1 माइनस 0.068 कर दोगे। अगर आप निकालना चाहते हो तो आप अलग से भी निकाल सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा 0.932। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी आपका आ गया 0.932 और मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 इथाइल ग्लाइकोल का भी आ गया 0.068। अगर आप निकालना चाहते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का तो बहुत आसान है, वही करना। ऊपर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर रख देना है, नीचे भी यही होगा 0.3 प्लस 4.4, ऊपर रहेगा आपका 4.7 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 4.4 और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ सॉल्व करना है। मोल फ्रैक्शन को आपको समझना है कैसा मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B and mole fraction of B is equal to number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B। यह एक चीज गौर करने लायक है। एक तो मैंने बता दिया कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। दूसरा चीज देखिए कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स कट जाएगा। इसीलिए जो मोल फ्रैक्शन होता है, कहीं नोट डाल के लिख लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन व्हिच इज यूनिटलेस। प्लस मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक? हमने अभी तक डिस्कस किया मोलारिटी, फिर हमने डिस्कस किया मोलालिटी, फिर हमने डिस्कस किया मोल फ्रैक्शन जो कि नंबर ऑफ मोल्स पे रिलेटेड है। मोल फ्रैक्शन हमें यूज आएगा किसमें? तो मोल फ्रैक्शन का यूज आएगा हमें जब हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ अलग अलग गैसेस के बारे में जब पढ़ेंगे, राउस को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेपर प्रेशर से। अब हमारे पास चौथा आ गया जो कि है नॉर्मलिटी। अब देखिए जो नॉर्मलिटी है, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मलिटी को माना जाता है कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। नॉर्मलिटी जो होता है और मोलारिटी जो होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस एसिडिटी और बेसिसिटी का डिफरेंस होता है, जो कि अभी आपको समझ में आएगा जब मैं एन फैक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अभी यहाँ फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट। देखिए याद रखिएगा, मोलारिटी में भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर था, यहां भी वही चीज है, बस यहां डिफरेंस ये है
कि वहां रहता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां रह रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एक नया टर्म आपके लिए आ गया कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट अगर किसी ने क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से तो उसको पता होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। एक नया टर्म फिर से आ गया हमारे पास, जो कि है हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें यह निकालना पड़ेगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और जो इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट मास जो होता है इक्विवेलेंट मास जो होता है उसको हम लोग EM से दिखाते हैं, दैट इज मोलर मास बाई एन फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इस चीज को क्लियर करने का ट्राई करता हूं। नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप इस ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट करिए। आप इस ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट करिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास बाई मोलर मास होता था। यहां पर जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता था, यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट आ गया है। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसका मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। आज के डेट में ये वर्ड आउटडेटेड हो गया है इक्विवेलेंट मास, मगर इसका जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देते हैं। जब फैराडेस लॉ हम लोग पढ़ेंगे तो मैंने बताया था नॉर्मलिटी में एक वर्ड आएगा जो कि हमें फैराडेस लॉ में रिलेट करेगा। तो इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है मोलर मास बाई एन फैक्टर। अब मोलर मास बाई एन फैक्टर जो होता है, एन फैक्टर तीन चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एसिडिटी पे, बेसिसिटी पे, उसके वैलेंसी पे, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पे, उसके बाद और भी बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है मोलर मास बाई एन फैक्टर, और ये इक्विवेलेंट मास को अगर आप यहां रखिएगा तो मोलर मास बाई एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, और यही एन फैक्टर जो है यहां पर आ जाता है। तो अगर आप मुझसे पूछिएगा कि नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या अंतर है, तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी में इनटू ये रिलेशन है। यहां पर n होता है नॉर्मलिटी और m होता है मोलारिटी, और ये जो A और B है, A होता है एसिडिटी और B होता है बेसिसिटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। नॉर्मलिटी इक्वल टू A और B इंटू M, वेयर A और B इफ इट इज एसिडिक then it is acidity, if it is basic then it is basicity। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे होता है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड होता है मास ऑफ सॉलिड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकाल के यहां डाल देना, मास ऑफ सॉलिड निकाल देना, ग्राम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में पुट करके आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, नॉर्मलिटी निकाल लोगे। तो नॉर्मलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। अब यहां पर डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट ये आता है कि इक्विवेलेंट मास होता क्या है। इक्विवेलेंट मास को डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which reacts with 1 gram H2 और 16 ग्राम O2, ठीक है, 8 ग्राम O2 और इस तरह आगे बढ़ता है। मतलब ये एक सब्सटेंस है जो कि किसी चीज के साथ रिएक्ट करता है। अब देखिए यहां पर 1 ही ग्राम H2 है, मतलब 1 ही ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब कहीं ना कहीं उसके मोलर मास से ये रिलेटेड चीज है। ये वाला जो चीज है वो मोलर मास से है। चलिए अब इसको आगे डिफाइन करते हैं कि इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालते कैसे हैं। और जो एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर क्या क्या हो सकता है? एन फैक्टर एसिडिटी हो सकता है, एन फैक्टर बेसिसिटी हो सकता है, एन फैक्टर चार्ज हो सकता है, एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। ये चारों चीज हो सकता है। अब चलिए डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट मास को। एक बार हमारा इक्विवेलेंट मास क्लियर हो जाएगा तो हम लोग इक्विवेलेंट मास को पुट करके नंबर ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो नॉर्मलिटी भी निकल जाएगा। इसको चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट मास होता क्या है।
अब देखिए इक्विवेलेंट मास का अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे कि मान लीजिए इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है एसिड के लिए, ठीक है, एसिड के लिए निकालना है, तो इसका होता है इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास बाई बी। ये बी जो है नंबर ऑफ रिप्रेसेबल हाइड्रोजन इन एन एसिड। जैसे कि मान लीजिए आपके पास HCl है, HCl से कितना निकला H प्लस और Cl माइनस, आपके पास H2SO4 है, H2SO4 से कितना निकलेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहां पर जो A B होगा वो 1 होगा, क्यों? क्योंकि एक ही H प्लस निकला है, और यहां पर जो B होगा वो 2 होगा, क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकला है। अब वही मैं अगर H3PO4 कह दूं तो यहां पर जो B होगा वो 3 होगा, यहां पर जो B होगा यहां हो जाएगा H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, तो इसीलिए यहां पर क्या होता है 3H प्लस होता है। तो जब आप HCl का निकालिएगा इक्विवेलेंट मास, जब आप HCl का निकालिएगा, मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है ऑफ HCl, तो क्या होगा मोलर मास डिवाइडेड बाई B। तो HCl में कितना B है 1 है, तो नीचे हो जाएगा 1। मोलर मास कितना है, क्लोरीन का होता है 35.5, इसका होता है 1, तो ये हो जाएगा 36.5। उसी तरह अगर आप मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है H2SO4 का, तो वही है मोलर मास बाई B। तो H2SO4 का कितना है, ये होता है 32, ये होता है 2 4 34, और ऑक्सीजन 4 16 16 16 32 64, 98 बाई कितना एन फैक्टर है इसका, ये एन फैक्टर कितना है 2 है। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास जो है वो 49 निकल गया। इसी तरीके से अगर मैं आपको बेस के बारे में पूछूं तो EM हो जाएगा मोलर मास बाई A। यहां पर जो A है वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन इन अ बेस। अब जैसे कि अगर आपको मान लीजिए आपको निकालना है EM ऑफ NaOH, तो NaOH के लिए आपको क्या करना है, मोलर मास बाई A, मोलर मास बाई A, यहां B था, B यहां क्या है एक तरह का ये बेसिसिटी भी तो बता रहा है, तो मोलर मास इसका कितना आएगा, इसका है 23, इसका है 24 और इसका है 16 40। बताइए कितना OH माइनस छोड़ेगा 1, तो मोलर मास इसका हो, इक्विवेलेंट मास इसका हो गया 40। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है इस चीज को, और आगे भी आएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं, अगर मान लीजिए आपके पास सॉल्ट है तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाई टोटल पॉजिटिव वैलेंस। जैसे NaCl। चौथा, अगर आपके पास मान लीजिए कोई आयन आ गया, तो आयन का क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए Al3 प्लस आ गया, तो उसका होगा फॉर्मूला मास टोटल चार्ज, इग्नोरिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। उसके बाद मान लीजिए आपके पास आ गया कोई रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो मैंने एसिड का भी बता दिया, बेस का भी बता दिया, सॉल्ट का भी बता दिया, टोटल पॉजिटिव चार्ज जैसे कि Na+Cl- है तो Na+ का 1 हो गया। आयन का बता दिया, जैसे कि मान लीजिए आपके पास Al3+ आ गया, तो इसका फार्मूला मास ऊपर रख देना है और कितने पॉजिटिव चार्ज है 3 है तो 3 लिख देना है टोटल चार्ज। याद रखिएगा इग्नोरिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव साइन है तो माइनस नीचे लिख देंगे, नहीं, इग्नोर करना है साइन को, बस उसका चार्ज को नीचे लिख देना है। रिएक्शन है तो कोई भी रिएक्शन है उसका मॉलिक्यूलर मास लेना है और नीचे लिख देना है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ, 2 बढ़ा 1 बढ़ा, तो उस चीज को आप नीचे लिख दीजिएगा, आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। और इक्विवेलेंट मास आ जाएगा तो आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी आ जाएगा मास के साथ डिवाइड करके। और अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को आप पुट करके डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो आपके पास नॉर्मलिटी आ जाएगा। तो यही चीज है, इसी चीज को समझना है आपको। अगर आपको नॉर्मलिटी समझना है तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फार्मूला है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का फार्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय ए और बी। बी हो जाएगा एसिडिटी में नंबर ऑफ H+ आयंस रिप्लेसेबल, और ए हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन। सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, आयन है तो टोटल चार्ज, और अगर रिएक्शन है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहां पर हमने एक फॉर्मूला, एक ओवरऑल फॉर्मूला हमने बना लिया कि एक फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास का एक फॉर्मूला अगर हमें लिखना पड़ा, इक्विवेलेंट मास का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हो जाएगा या तो ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या मोलर, इसको हम लिख लेते हैं मोलर मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा, कोई भी चीज होगा, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या क्या हो सकता है, ये एन फैक्टर हो सकता है एसिडिटी, H+ आयन कितना रिलीज कर रहा है, OH- आयन कितना रिलीज कर रहा है, कितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कितना वो रिप्लेसेबल कर सकता है, या फिर उसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है इक्विवेलेंट मास का यही है कि मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो भी है उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, जो भी आप लिखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर मुझे लग रहा है अब क्लियर हो गया होगा। एन फैक्टर का मतलब है कितना H+ रिलीज कर रहा है, कितना OH- रिलीज कर रहा है, कितना उसके ऊपर चार्ज है, कितना चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये सब चीजों को मिला के एन फैक्टर बनता है। आपको देखना है क्या, जैसे कि HCl दिया हुआ तो HCl का एन फैक्टर 1 होगा। अगर आपको HCl का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो HCl का आप मॉलिक्यूलर मास पुट करिए और नीचे 1 लिख दीजिए। आपको H2SO4 का निकालना है तो H2SO4 का एन फैक्टर 2 होगा। आपको एल्युमिनियम का निकालना है, एल्युमिनियम का एन फैक्टर 3 होगा, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज लगा रहता है। तो इस तरह से आप जो है ग्राम इक्विवेलेंट मास जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आप इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिएगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो यहां से मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहां से मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके 1-2 क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि हमें सॉल्व करने हैं। याद रखिएगा नॉर्मलिटी और मोलारिटी में डिफरेंस यही होता है कि A और B आ जाता है इनटू नॉर्मलिटी या मोलारिटी। जैसे M1V1 इक्वल टू M2V2 था, वैसे ही N1V1 इक्वल टू N2V2 होता है, बिकॉज ये मोलारिटी जैसा है। नहीं आया था M1V1 इक्वल नंबर ऑफ उसके लिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स के लिए, तो यहाँ भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए भी क्लियर होता है N1V1 इक्वल टू N2V2, एकदम सेम होल्ड करेगा। तो इन सब चीजों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन याद रखिएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू A और B इंटू M, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, दे आर इक्वल। बस डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, एन फैक्टर डिफरेंस क्रिएट करता है। ये आपका नॉर्मलिटी है और ये आपका मोलारिटी है, तो दोनों में कौन क्रिएट कर रहा है दिक्कत, एन फैक्टर। और ये एन फैक्टर ही बताता है एसिडिटी है कि बेसिसिटी है, टोटल चार्ज है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो लगभग दोनों इक्वल है। बस ए और बी आपको मल्टीप्लाई कर देना और आपको मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मैं मोलारिटी दे दूं और एन फैक्टर और कोई कंपाउंड दे दूं, अगर आपको पता है कि 0.1 HCl सॉल्यूशन है, तो अगर आपको नॉर्मलिटी निकालना है तो बहुत क्लियर है, 0.1 इंटू 1 कर देना है, तो 0.1 उसका भी आ जाएगा नॉर्मलिटी। और N1V1 इक्वल टू N2V2 याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको बता दूं ये तो जेई लेवल का क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर बेसिक लेवल का पढ़ा के जेई लेवल का डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, देखिए कुछ होता नहीं है सर। जेई लेवल, जेई एडवांस लेवल, या फिर नीट लेवल, या फिर आपका CBSE लेवल, या फिर बिहार बोर्ड वाला लेवल, जो भी लेवल है, अगर आपको बेसिक पता है ना, अगर आपका बेसिक पे कमांड है तो आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक पे कमांड नहीं है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ हो जाएगा। और यही होता है कि हमारा सबसे पहला काम है, हमें बेसिक सुधारना है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है, चलिए बहुत अच्छा बात है।
containing 0.5 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 500 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखिए, जब हमें नॉर्मेलिटी निकालना है तो नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लीटर में है तो ठीक है, ml में दे दिया है तो भैया 1000 से मल्टीप्लाई पहले ही कर देते हैं, मोलारिटी वाला कॉन्सेप्ट याद करो। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का 500 ml है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है। तो सबसे पहले NaOH के बारे में बात करते हैं। NaOH है क्या? NaOH एक मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है। तो अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, NaOH तो एसिड नहीं होता है, बेस होता है, तो वही मैंने लिखा है मोनोबेसिक एसिड है। बेसिसिटी के बारे में जब पढ़े होंगे तब जानते होंगे आप लोग, एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मास निकालूं, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो NaOH का हमने कैलकुलेट किया था, मोलर मास 40 होता है और n फैक्टर इसका 1 है। क्यों? क्योंकि ये एक ही OH रिलीज करेगा। याद आ रहा है? नंबर ऑफ रिप्रेसेबल OH माइनस आयन। अच्छा, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो गया 40। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लेना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई? 0.5 और इक्विवेलेंट मास कितना आया है? 40। तो यहां से आपका ये आ जाएगा 0.0125। अब यहां से हलवा हो गया। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 0.0125 डिवाइडेड बाई कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, इंटू 1000 कर देंगे, 2 बार में गया तो 0.0125 को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा? नॉर्मलिटी 0.025 इक्विवेलेंट्स पर लीटर इज योर आंसर। क्या किया? पहले नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिख दिया भाई डायरेक्टली पहले तो। उसके बाद NaOH था तो NaOH का बेसिसिटी 1 आ गया, इसका 1 आया ना। एसिडिटी मोनोबेसिक एसिड है तो एसिडिटी 1 आया क्योंकि इसका n फैक्टर 1 है, ये OH माइनस एक ही रिलीज करेगा। तो EM आ गया इसका 40 इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास आ गया 40, पहले हमने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट किया, फिर हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया इन द सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास, तो 0.5 बाय 40 तो 0.0125 और नॉर्मलिटी यहां से निकल गया 0.025 इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो इस तरह आपको नॉर्मलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट मास निकाल दीजिए, इक्विवेलेंट मास निकालने के बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल दीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के बाद आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा वाला सवाल अगर हम लोग देखें तो इसमें दे रहा है 300 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 200 ml ऑफ 0.03 मोलर H2SO4 आर मिक्स्ड। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप देख सकते हो, तो देखिए V1 मान लेते हैं 300 ml, ठीक है, V1 दिया है, M1 दिया है 0.1, V2 दिया है 200 ml और M2 दिया है 0.03। बहुत बढ़िया। अब हमें पता है कि हम लोग यहां से N1 निकाल सकते हैं। N1 का फॉर्मूला क्या होता है? आपको दिखाई दे रहा होगा, HCl जो है वो एक एसिड है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? रिलेशन नॉर्मलिटी और मोलारिटी का, A और B इंटू मोलारिटी। तो A और B HCl है, ये तो HCl है और ये H2SO4 है, तो बताइए इसका कितना आएगा? 1 इंटू 0.1 और इसका N2 कितना आएगा? 2 इंटू 0.03 दैट विल बी 0.06 और यहां आ जाएगा 0.1 N1। क्यों भाई? क्योंकि इसका n फैक्टर 1 है और इसका n फैक्टर 2। आपको बस ऐसे याद रखना है, नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन है, नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलारिटी। तो n फैक्टर यहां पर एक निकलेगा, H+1 निकलेगा, नंबर ऑफ रिप्रेसेबल H+ आयन, और यहां पर नंबर ऑफ रिप्रेसेबल H+ आयन 2 होगा, मैंने आपको कराया था, B इक्वल टू 2। तो N1 आ गया और N2 आ गया। अब हमें क्या करना है? मिक्सचर बनाना है। तो आप याद करिए कि हम यहां लिख सकते हैं N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N V1 प्लस V2।
याद करिए मोलारिटी m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू इसका अपना नॉर्मलिटी और इसका नॉर्मलिटी दोनों को मिलाएंगे तो एक नॉर्मलिटी निकलेगा ना। इसका अपना नॉर्मलिटी है, इसका अपना नॉर्मलिटी है, दोनों का मिलाएंगे तो एक नॉर्मलिटी निकलेगा ना। तो वही है, आपको क्या निकालना है, n निकालना है। देखिए नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 v1 प्लस n2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। कोई दिक्कत नहीं है, मोलारिटी भी इसी तरह निकालते हैं, n1 v1 n2 v2 दोनों का रिलेशन। n1 कितना आया है 0.1 इंटू v1 कितना है 300 प्लस n2 कितना है 0.06 इंटू v2 कितना है 200 डिवाइडेड बाई n1 v1 प्लस v2, v1 कितना है 300 और v2 है 200। तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 300, 1/10 हो जाएगा, कट जाएगा तो आंसर आएगा आपका 30 प्लस 0.06 मतलब 6/100, 100 दो कट गया, ये आ गया 12, तो 30/12 प्लस 500 ये आ जाएगा आपका 42/500। तो 42/500 आएगा 0.084, आपका आंसर आ जाएगा 0.084। यही आपका आंसर है, इक्विवेलेंट पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। तो जो नॉर्मलिटी आया वो कितना आया है 0.084 आपका आंसर आ गया। क्या किया भैया, हमने दो का मिक्सचर बनाया, HCl था और H2SO4 था। HCl का वॉल्यूम दिया था 300 ml, मोलारिटी 0.1, तो नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू n फैक्टर। और दूसरे वाले में H2SO4 था, तो H2SO4 में V2 वॉल्यूम था 200 ml, मोलारिटी था 0.03, तो N2 क्या होगा n फैक्टर इंटू मोलारिटी। तो n फैक्टर इसका है 2, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है, बेसिसिटी, तो 0.06 आ गया नॉर्मलिटी इसका। अब इसका नॉर्मलिटी 0.1 आया है, इसका नॉर्मलिटी 0.06 आया है, HCl का नॉर्मलिटी 0.1 आया है, H2SO4 का नॉर्मलिटी 0.06 आया है। अब दोनों को मिला देगा तो कितना नॉर्मलिटी आएगा, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया n1 v1 प्लस n2 v2 इक्वल टू n v1 इंटू v2। इसका नॉर्मलिटी दोनों का सम इक्वल टू नॉर्मलिटी जो आपका ओवरऑल नॉर्मलिटी आएगा मिक्सचर का डिवाइडेड बाई वॉल्यूम v1 प्लस v2। और उसके बाद मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 0.084 नॉर्मलिटी। तो ये कुछ नॉर्मलिटी का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। एक और क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं अभी जेई का, तो आप लोग यहां देख पा रहे होंगे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो शुड अ 6.5 नॉर्मलिटी HNO3 नाइट्रिक एसिड बी डाइल्यूटेड विथ वाटर टू गेट 3.5 नॉर्मलिटी HNO3 नाइट्रिक एसिड। मतलब आपको क्या करना है, आपके पास एक नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें जो कंसंट्रेशन है वो 6.5 नॉर्मलिटी वाला है, मतलब इसका नॉर्मलिटी 6.5 है। आपने क्या किया, एडिशनली इसमें वाटर डाल दिया। अब वाटर डालने से बच्चों क्या होगा, वाटर डालने से वो सोल्यूशन कम कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो कम कंसंट्रेटेड आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, एडिंग वाटर मेक्स द सोल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड। ऑब्वियस सा बात है भाई, अगर आप सोल्यूशन में वाटर डाल दोगे या फिर उसको डाइल्यूट करोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो, तो डाइल्यूट कर रहे हो तो क्या होगा, लेस सोल्यूशन जो है वो लेस कंसंट्रेटेड होगा। इसीलिए जो आपका नॉर्मलिटी 6.5 नॉर्मलिटी था वो हो गया आप चल के 3.5 नॉर्मलिटी। मतलब जो आपका पहला N1 जो था वो 6.5 नॉर्मलिटी वाला था, अब N2 जो है वो 3.5 नॉर्मलिटी वाला हो गया। तो कह रहा है कि किस रेशियो में आप पानी डालिएगा, तो हमें रेशियो निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो मान लेते हैं कि पहले हमारा जो नॉर्मलिटी वाला जो था N1 जो था वो था 6.5 नॉर्मल, और V1 जो था वॉल्यूम कुछ होगा, तो एक वॉल्यूम है उसके पास। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, नॉर्मलिटी जो है वो 6.5 से हो गया 3.5 नॉर्मल। वॉल्यूम जो है V2 दैट विल बिकम V प्लस एक्स। वॉल्यूम उसका पहले का तो कुछ वॉल्यूम था ना, अब आपने क्या किया, वॉल्यूम में एडिशन कर दिया, मतलब आपने कुछ वाटर डाल दिया। तो पहले कुछ सॉल्यूशन था उसमें एडिशनल वाटर है जो आपने डाला है। तो बताइए यहां से मैं लिख सकता हूं N1 V1 इक्वल टू N2 V2, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो उतना ही रहेगा। तो N1 कितना है 6.5 है, V1 है V, N2 है 3.5 इंटू V प्लस एक्स। तो 6.5V इक्वल टू 3.5V प्लस 3.5x, 6.5V माइनस 3.5V इक्वल टू 3.5x, तो ये हो जाएगा 3V इक्वल टू 3.5x। तो अब आगे जाके आपको क्या करना है,
v बाई एक्स करना है तो v बाई एक्स हो जाएगा 3.5/3, तो 3.5 को मैं लिख सकता हूं 7/2, 7/2 इंटू 3, तो आंसर आ गया आपका 7/6। तो आप किस रेशियो में वाटर डालिएगा, जो कि आपका जो सोल्यूशन है वो 6.5 से 6.5 नॉर्मलिटी से 6.5 नॉर्मलिटी से 3.5 नॉर्मलिटी हो जाएगा, तो आपका रेशियो होगा 7:6। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके पास पहले 7 लीटर था फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो आपको एडिशनली कितना पानी डालना है और 6 लीटर डालना है। जैसे कि 7:v/x = 7:6 आया है। मतलब अगर इनिशियली आपके पास 7 लीटर सोल्यूशन था फॉर एग्जांपल, वी डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, देन आफ्टरवर्ड्स to make it from 6.5 to 3.5, to make the normality less concentrated or the solution less concentrated, we have to add additionally 6 liters of water. 6 लीटर ऑफ वाटर एडिशनली ऐड करिएगा, तब जाकर उसका नॉर्मलिटी 6.5 से 3.5 लीटर होगा। नॉर्मलिटी 6.5 से 3.5 नॉर्मलिटी हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने किया। पहले हमने मोलारिटी डिस्कस किया, फिर हमने नॉर्मलिटी डिस्कस किया, फिर हमने मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, और फिर हमने नॉर्मलिटी डिस्कस किया। उसके बाद एक छोटा सा टर्म आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, एक और ये भी है, 5th वाला है। और उसके बाद अगर आप जेई एडवांस, जेई मेंस का तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसमें एक और आ जाएगा फॉर्मेलिटी, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने टर्म्स मैंने क्लियर कर दिया। पीपीएम जो होता है ना, ये ऐसा एक यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है जो बहुत छोटे चीजों के लिए कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 50 लीटर 100 लीटर वाटर है, 150 लीटर वाटर है, आपने उसमें कोई चीज 1 चम्मच डाल दिया या फिर आधा चम्मच डाल दिया या 2 बूंद डाल दिया, तो जो आपने डाला है उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत छोटा है। उन सब लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए पार्ट्स पर मिलियन यूज किया जाता है। और एक फॉर्मेलिटी जो टॉपिक है वो हाई लेवल के लिए सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको सेल्फ स्टडी करके पढ़िए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस लगेगा तो आप मुझसे पूछिएगा। और इतना जो हमने किया ये सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स थे, कंसंट्रेशंस के बारे में डिस्कस करते थे। मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी, नॉर्मलिटी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब आप उसका तैयारी करोगे तो कल अब जो हमारा अगला क्लास होगा वहां से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है जिसमें हमें डिस्कशन करना है, मगर उससे पहले हमें जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग राउस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर किस तरह मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अब हमारा असल टॉपिक, असल चैप्टर शुरू होगा। यहाँ तक तो हमने कंसंट्रेशंस के बारे में बात किया। मैंने 2 क्लास बोला था, मैंने 2 क्लास लिया कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, एडिशनल डाउट हो तो आप उसे पूछिए। मैंने कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ जेईई एडवांस, जेईई मेंस के भी क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर। अगर आपको और कोई कंफ्यूजन है या फिर और कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए क्लास में एडिशनली, जो कि मैंने आंसर भी बताया। कल का क्वेश्चन का 200 ml आंसर है, आप उसको सॉल्व करिए, ट्राई करिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। बुक्स का यूज लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, डेफिनेशंस को पढ़िए। ये 11th में भी पढ़ाया गया था, मगर यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। बाकी जो आपका जो बच जा रहा है उसको आप पढ़ सकते हैं। यही 2 बच रहा है, दोनों में अगर डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा। कल से हमारा सॉल्यूशन का मेन टॉपिक शुरू होने वाला है, जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले हम लोग वेपर प्रेशर, राउस लॉ, हेनरीज लॉ पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, वोलेटाइल सोल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो साथ ही साथ दोनों चलते रहेगा। मुझे मैक्सिमम 7 से 8 क्लास लगेगा इसको कंप्लीट करने में। आप लोग भी पढ़ते रहिए, क्लासेस के साथ रहिएगा तो मजा आएगा। मान लीजिए आज मैंने क्लास कराया, आज पढ़ के कल आप देखिएगा मेरे वीडियो को, तो आपको ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। एक दिन आपका क्लियर होते जाएगा। और ये 2 चीज आपके लिए, ये 2 क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब कि ऐसा है कि ये 2 अगर आप जान गए तो एक क्वेश्चन तो आप जेईई मेंस में मार के आ जाओगे। कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप प्रैक्टिस करो खुद से। कहीं डाउट हो तो आप मुझे बताओ कि सर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस लिख दीजिए, क्वेश्चन का फोटो कॉपी खींच के आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, या फिर आप मुझे बताइए कि किस तरह का डाउट है। पढ़ते रहिए। थैंक यू।